इस वीडियो में हम J.R.R. टोल्किन की उस दुनिया के बनने की कहानी जानेंगे जो हमें आज भी एंटरटेन कर रही है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की पहली नॉवल थी द हॉबिट। ये 1937 में एक इंडिपेंडेंट नॉवल के तौर पर छपी थी। टोल्किन ने ये कहानी अपने बच्चों के लिए लिखी थी। बाद में ये कहानी एक पब्लिशर की नज़र में आई और उन्होंने टोल्किन से इसे सबमिट करने को कहा। 17 साल बाद उसके सीक्वल की मांग को देखते हुए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज 3 पार्ट्स में आई। द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग। ये कहानियां हमें जिस दुनिया में ले जाती हैं वो कैसे बनी, इसकी भी एक कहानी है। J.R.R. टोल्किन के गुजर जाने के 4-5 साल बाद उनके बेटे क्रिस्टोफर टोल्किन ने उनके लिखे कई ड्राफ्ट्स को मिलाकर एक किताब छपवाई। इसका नाम था द सिलमेरिलियन। ये मिडिल अर्थ से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव माइथोलॉजी है। क्या है अर्डा? अर्डा वो दुनिया है जिसे द वन ने बनाया है। इन शॉर्ट, अगर अर्डा को सृष्टि या कायनात कहें तो इरु इलुवतर यानी द वन इसके क्रिएटर हैं। कैसे बना अर्डा? आपने रॉकस्टार फिल्म का वो गाना सुना है, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था, कुन फाया कुन। तो वो जो वही था इस दुनिया के लिए वो इरु इलुवतर है, जिसे द वन भी कहते हैं। वो जहाँ रहता है वहाँ टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक फॉरएवर वॉइड है, शून्य है जहाँ वो रहता है। इसी इरु इलुवतर ने एनूर नाम की एक प्रजाति बनाई। इन्हें दिव्य शक्तियां दी। ये कोई भी रूप और आकार ले सकते थे। आप इन्हें फरिश्ता या ईश्वर के दूत समझ सकते हैं। एनूर को इरु ने म्यूजिक सिखाया। जब वो म्यूजिक सीख गए तो सबने अपनी अपनी तान छेड़ी। हर धुन अपने आप में बेहद अलग और फिर भी एक। जस्ट इमेजिन, टाइम और स्पेस की हद के बाहर इरु इलुवतर की पर्सनल महफिल में हर एनूर अपना जलवा बिखेर रहा है। मगर उन्हीं एनूर में से एक था मेलकोर। उस वॉइड से, उस शून्य से तंग आया हुआ। मेलकोर अपने क्रिएटर एरू से खार खाया हुआ था। उसने अलग राग छेड़ दिया, सिम्फनी को अपना बना लेने की कोशिश की। वो बहुत ताकतवर था क्योंकि वो एक वलार था। एक्चुअली एनूर दो तरह के होते थे, वलार और मैयार। वलार के पास मैयार के मुकाबले ज्यादा डिवाइन पावर्स होती थीं। तो अपनी ताकत के दम पर उसने ऐसे राग शुरू किए कि सिम्फनी पर उसका म्यूजिक हावी हो जाए। कुछ एनूर सिम्फनी की लय से भटक कर मेलकौर की लय पकड़ने लगे। ऐसा लग रहा था दो तरह के संगीत के बीच मुकाबला हो रहा है, कभी एक खेमा भारी तो कभी दूसरा। दोनों म्यूजिक को एक ट्रैक पर लाने के लिए अब एरू ने खुद राग छेड़ा। एरू नहीं चाहते थे कि सिम्फनी टूटे। उन्होंने ऐसी धुन शुरू की जिसने मेलकौर के म्यूजिक को भी अपने संगीत में पिरो लिया और सिम्फनी की लय भी बरकरार रही। अर्डा का जन्म इसी डिवाइन म्यूजिक ऑफ क्रिएशन से हुआ। जब एरू का संगीत शुरू हुआ तो एनूर को अर्डा का विजन दिखा। टाइम और स्पेस की हद में रहने वाली एक दुनिया जहाँ धरती थी, आसमान था, समंदर थे, नदी, झरने, जंगल, पहाड़, सब कुछ था। एरू के म्यूजिक से अर्डा बना। सिम्फनी खत्म होने के बाद उन्होंने मेलकौर के म्यूजिक की तारीफ की, मगर ये भी कहा कि मैंने तुम्हें बनाया है, इसीलिए तुम जो भी बना रहे हो वो असल में मैं बना रहा हूँ। मेलकौर को एरू का उसे ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा, मगर उसने चुपचाप उनकी बातें सुन ली। अर्डा के विजन को साकार करने कई एनूर उस वॉइड से बाहर अर्डा के लिए रवाना हुए। एनूर में से जो वलार थे उन्होंने राजपाट संभाला और मैयार जो ओहदे में उनसे कम थे उनके लिए काम करने लगे। गैंडाल्फ, सौरॉन और बैलरॉग्स मैयार ही थे। मेलकौर को अब तक सुकून नहीं मिला था। सिम्फनी बिगाड़ने की कोशिश में फेल होने के बाद अब उसका नया मिशन था अर्डा को अपना बनाना। लेकिन मानवे ने ऐसा नहीं होने दिया। मानवे भी वलार थे, अर्डा को वही संभाल रहे थे। वो चाहते थे अर्डा बिल्कुल वैसा रहे जैसा इरु इलुवतर ने दिखाया है, और वो इसमें कामयाब भी रहे। मेलकौर को ये बात समझ आ गई थी कि वो कितना भी चाह ले, अर्डा उसका नहीं हो सकता। उसने अर्डा को हर तरह से तबाह करने की कई कोशिशें शुरू की। आगे चलकर उसे ही मॉर्गोथ के नाम से जाना गया।
ओके, तो उम्मीद है आपको ये बिगिनिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की समझ में आई होगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिए। बाय।